नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले, जो कि आपका खान सर के द्वारा टेस्ट नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाने में रखिए। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। ध्यान रखिएगा, आज आपका देखिए 76 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका फुल आज कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। उससे पहले भी आप लोग ध्यान रखिए, वीडियो 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि हम थोड़ा सा धीरे पढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 77 आपका क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने का एक वास्तविक वस्तु एक से अधिक आवर्धन वाली आभासी छवि बना सकती है। छवि बना सकती है तो केवल एक अवतल दर्पण। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस विसदब एक ऐसा आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान में रखिएगा, तो वस्तु से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, और थोड़ा सा आभासी छवि के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। तो देखिए क्या हुआ, एक आभासी प्रतिबिंब जिसका आवर्धन एक से अधिक हो वह सीधा होता है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा उसका आकार मूल वस्तु से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, हम उस टाइम जो फर्स्ट में बताया तो इसका आंसर बताए थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइए, एक निश्चित गैर शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को एक परिवर्तनीय बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो बैटरी इस बाहरी प्रतिरोध को अधिकतम शक्ति तब देगी जब बाहरी प्रतिरोध होगा तो आपका आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, तो उतना देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 79 नंबर प्रश्न पे। देखिए, किसी सेल की दक्षता शून्य हो जाती है जब उससे जुड़ा बाहरी प्रतिरोध होता है। बताइए, तो ये आपका क्या होता है, तो आपका शून्य होता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, किसी सेल की दक्षता शून्य हो जाती है जब उससे जुड़ा बाहरी प्रतिरोध आपका शून्य होगा। ध्यान में रखिए। देखिए इसका सोल्यूशन सुनिए। किसी वस्तु सेल की दक्षता को बाहरी परिपथ को प्रदान की गई उपयोगी आउटपुट शक्ति और सेल द्वारा उत्पन्न शक्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इधर थोड़ा सा फिजिक्स आ रहा भी है, थोड़ा सा इधर निकल जाइए, उसके बाद फिर आगे से पढ़ने में मजा आएगा। तो कौन सा उपकरण एक ही यूनिट में क्या अर्थ लीकेज और ओवर करंट दोनों की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या बोल रहा है, कौन सा उपकरण एक ही यूनिट में अर्थ लीकेज और ओवर करंट दोनों सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों सुरक्षा को प्रदान कौन करता है, तो आपका देखिए RCBO करता है। कौन करता है, RCBO। ध्यान में रखिए। देखिए RCBO ओवर करंट के साथ क्या है, रेसिडुअल करंट ब्रेकर। यह उपकरण दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह एक यूनिट में क्या MCB और सर्किट ब्रेकर को RCB दोनों के कार्यों से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। और क्या होगा इसका, यह लोगों को बिजली के झटके से बचने के लिए अर्थ लीकेज की निगरानी करता है। ध्यान रखिएगा भैया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए, 0.1 ml क्या है, HCl है, और 0.1 ml क्या है, NaOH के बराबर मात्रा को मिलने वाला प्राप्त विलयन pH होगा। बताइए, 0.1 m HCl और 0.1 m NaOH के बराबर मात्रा को मिलाने पर प्राप्त विलयन का pH होगा। तो इसका pH आपका कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, ध्यान रखिएगा, एक प्रबल अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एक प्रबल क्षार है। जब वे एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह सोडियम क्लोराइड NaCl और जल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 82 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, डिस्प्ले और लाइटिंग कामों का इस्तेमाल होने वाला रेड फास्फोरस किस रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका यूरोपियम किया जाता है। ध्यान रखिए, किसका किया जाता है, तो आपका यूरोपियम का इस्तेमाल किया जाता है। कि यूरोपियम यह एक दुर्लभ मृदा धातु है जिसका अर्थ विज्ञान में इसे क्या है, द्वितीय चमकदार गुणों में अत्यधिक महत्व है। यह यूरोपियन अपनी क्या +3 अवस्था में क्या ऑक्सीकृत होता है, तो पराबैंगनी विकिरण या इलेक्ट्रॉन द्वारा
उत्तेजित होने पर यह एक शानदार अत्यधिक कुशल लाल प्रकाश उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा भैया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83। देखिए क्या है, ये टच स्क्रीन और स्मार्ट विंडो पारदर्शी का कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड तौर पर सबसे ज़्यादा किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई इंडियन टिन ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए दूसरी पीढ़ी, एक सेकंड रुकिए। तो दूसरी पीढ़ी की कैंसर रोधी दवा क्या कार्बोप्लेटिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। मतलब दूसरी पीढ़ी की कैंसर रोधी दवा क्या कार्बोप्लेटिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। ध्यान रखिएगा कौन सी मौजूद धातु होती है, या आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भैया, तो आपका प्लेटिन जो है सो आपका मौजूद होती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन सुन लीजिए ताकि थोड़ा सा आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए कार्बोप्लेटिन यह एक व्यापक रूप से उपयोगी की जाने वाली क्या है कीमोथेरेपी दवा है, जो प्लेटिनम आधारित एंटोनोप्लास्टिक एजेंट के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक विशिष्ट क्या वर्ग से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 85 नंबर प्रश्न बताइए, कौन सा पदार्थ सिलेक्टिव क्या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर तौर पर काम करता है और इमरजेंसी गर्भनिरोधक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, यूलिप्रिस्टल एसीटेट। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया, अगर कहीं पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, 86 नंबर प्रश्न, आमतौर पर शहद साधारण लोह बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। बताइए आमतौर पर शहद को साधारण लोह के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। बताइएगा क्यों नहीं रखा जाता है। तो आपका देखिए लोहा शहद में मौजूद क्या है ऑर्गेनिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ध्यान रखिए किसके, लोहा शहद में ऑर्गेनिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, कौन से रिफाइनरी प्रक्रिया मुख्य रूप से स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांड चेन हाइड्रोकार्बन में बदलकर पेट्रोलियम प्रभाज में ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाती है। ऑक्टेन रेटिंग आपका बढ़ाती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिफॉर्मिंग। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। नॉक स्टिक कोटिंग के तौर पर इस्तेमाल होने वाले क्या PTFE का पूरा नाम क्या है। बताइए क्या है, नॉक स्टिक कोटिंग के तौर पर इस्तेमाल होने वाले PTFE का पूरा नाम क्या है। चलिए पूरा नाम बताइएगा आपका क्या है इसका पूरा नाम। तो आप लोग को पता होगा इसका पूरा नाम हो जाएगा, देखिए पॉलीट्रेफ्लू ओरोएथिलीन। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 89 देखिए आपका क्या है। चलिए 89 नंबर प्रश्न बताइएगा क्या है। देखिए फिरा कृत्रिम को मानव अंतर के बीच होने वाले परस्पर क्रिया को किस शब्द में परिभाषित किया जाता है। देखिए क्या है, फिरा कृमि और मानव अंत के बीच होने वाले परस्पर क्रिया को किस शब्द में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सहजीवी के रूप में आपको परिभाषित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए किसके बारे में, सहजीविता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अरे माफ़ कीजिए भैया, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं, माफ़ी चाहते हैं। चलिए 90 नंबर प्रश्न बताइए, समान शारीरिक स्थितियों में कौन सा क्या इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटल बैरियर को पार करने में सक्षम होता है। कौन सा सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो। माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा यहाँ पे अब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। 91 नंबर प्रश्न बताइए, जानवरों के संयोजी ऊतक में क्या है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो मुख्य रूप से आपका किससे बना होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो मुख्य रूप से आपका जो है कोलेजन और स्टालिन फाइबर क्या है प्रोटीग्लोलाइकन और
क्या है, ग्लाइको प्रोटीन ग्राउंड क्या है सब्सटेंस में फैले होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल केवल एक ही अनुवंशिकी कूट द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तो प्लीज़ आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल केवल एक ही क्या अनुवंशिक कूट द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ए बी, देखिए ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, बताइए क्वेश्चन टेंसल सिद्धांत के अनुसार ऊंचे वृक्षों के तनों में बहने वाले लाल तरल पदार्थ के ऊपर की ओर गति में सबसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सा बल योगदान देता है। तो कौन सा बल आपका योगदान देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका देखिए ट्रांसपीरेशन पुल जो है आपका सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इधर भैया ख़त्म कर लीजिए जल्दी, तो वही मज़ा आएगा, क्योंकि इधर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो पादप वर्गीकी में क्या है, जातिवृद्ध वर्गीकरण की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। क्या है, पादप वर्गीकी में जातिवृत्तीय वर्गीकरण की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका क्या एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रकांट ने आपका को क्या किया, प्रस्तुत किया था, ध्यान में रखिएगा। और 95 नंबर प्रश्न बताइए, एक लाइकन में कवक साथी के शैवाल के साथ जो लाभ मिलते हैं वे हैं। क्या एक लाइकन में कवक साथी से शैवाल साथी को जो लाभ मिलते हैं वे हैं, ध्यान रखिए। तो वे आपका है, ध्यान रखिए, देखिए पानी और श्रेय है, खनिज और पोषक तत्व, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है। 96 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत के राज्य सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था। बताइए भारत के राज्य सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो आपको भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद पारित किए गए भारत सरकार अधिनियम 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन ताज का हस्तांतरित कर दी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए संविधान की क्या आलोचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, संविधान के आलोचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, इससे देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब भी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, देखिए एक में है, देखिए आलोचकों ने इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी के रूप में वर्गीकृत किया, बिल्कुल सही है। 2 में है, आलोचकों के ग्राम शासन केंद्रित एक गांधीवादी संविधान के रूप में क्या इसकी प्रशंसा का की, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा तब मजा आएगा। बताइए भारत के नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, नगर पालिका के संबंध में आप बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में भारत में पूरे देश के लिए एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या बोला, भारत में पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, भारत एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का पूर्ण नागरिक नहीं होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, भारत का एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया चुनावों में मतदान करने का अधिकार रखता है, बिल्कुल नहीं, अधिकार बिल्कुल नहीं रखता है। इसीलिए कौन सा सही हो जाता है, भारत में नागरिकता के संबंध में कथन 1 और कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने का निश्चित करता है। क्वेश्चन ध्यान से पहले आप लोग खुद पढ़िए, त्योरी पढ़ लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 का 2, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 100 नंबर प्रश्न बताइए, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहले बताइए, पहले यही ऊपर देना चाहिए था।
तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जो कि आपका बिल्कुल सत्य है। 2 में है अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका है 3 में आपका है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा पीछे आ जाइए। देखिए 2 भी आपका अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी हमसे। इसे 3वां प्रश्न देखिए, संविधान का भाग 4 से बाहर कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिए, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2। किसके बारे में क्वेश्चन पे ध्यान दिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कथन 1 और कथन 2 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 101। अभी कथन 1 है, कारण आ रहा है। अभी कथन 1 में देखिए क्या है, देखिए मूल संरचना का सिद्धांत संविधान के संशोधन पर लागू होता है। ध्यान रखिए, जो कथन 1 जो है सबको बिल्कुल सत्य है। कारण आर में है संसद द्वारा बनाए गए साधारण कानूनों को भी मूल संरचना के सिद्धांत पर क्या कसौटी पर रखा जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये जी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन इसमें गलत है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए 1 में पूरा मंत्रिपरिषद शायद ही कभी एक साथ बैठक करती है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के भीतर एक ही छोटा निकाय है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। 3 में है किचन कैबिनेट संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक औपचारिक निकाय है, बिल्कुल औपचारिक निकाय नहीं है। रखे तो इसका 2 और 3 आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है गलत है, कथन 3। बताइएगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के पद निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। बताइए, शामिल किया गया था किस संशोधन के द्वारा, तो आपका 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा आपका शामिल किया गया था। ध्यान में रखिएगा। बताइए, वह सिद्धांत जिसके तहत न्यायालयों को स्व नियंत्रण का पालन करना चाहिए और आमतौर पर विधायिका तथा कार्यपालिका का विवेक सम्मान करना चाहिए, कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, तो ये आपका न्यायिक संगम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5वां प्रश्न बताइए, राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके, राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। तो 1 में राज्यपाल के कुछ विधेयक को राष्ट्रपति का विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, जो कि आपको बिल्कुल सही है। 2 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मृत्युदंड पर विस्तारित होती है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। 3 में आपका है राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक और परिस्थितिकी जन्य दोनों प्रकार के विवेक होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कौन सा सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही। तो 1 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। 6वां प्रश्न देखिए, क्या अधीनस्थ न्यायालय और विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है राष्ट्रीय विधिका सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1987 के क्या एक अधिनियम के तहत की गई थी, ये आपको बिल्कुल सही है। 2 में है पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना 1984 के एक अधिनियम के तहत की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है ग्राम न्यायालय उच्च न्यायालय के स्तर पर कार्य करते हैं, ये आपको बिल्कुल गलत है।
3 आपका गलत है। 4 देखिए आपको अस्थायी लोक अदालतों के कुछ विवादों को गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकती है, ये बिल्कुल आपका सही है। क्या बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो ध्यान रखिए। देखिए अधीनस्थ न्यायालय और विवाद निवारण के संबंध में कथन 1 सही है, 2 सही है, 4 1 2 और 4 1 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी संघ भाषा का घोषित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, तो आपका अनुच्छेद 343 करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताइए सरकार के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए कथन 1 में आपका है, देखिए सरकारी अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से क्या निष्पादित किए जाना चाहिए, ये आपका जो है सो बिल्कुल सही है। 2 में राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग के लिए न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। 3 में आपका भारत सरकार अपने नाम पर मुकदमा दायर कर सकती है और उससे मुकदमा दायर किया जा सकता है, ये आपको बिल्कुल सही है। ध्यान सरकार के अधिकारों और दायित्वों, यहाँ ध्यान दायित्वों के संबंध में कथन 1 सही है और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कहना है, भारत के चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है। कथन 1 में है नॉन ऑफ द अवल यानी कि नोटा विकल्प पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के बाद लागू किया जाता है, जो कि कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में आदर्श आचार संहिता को संसद के एक अधिनियम के तत्वैधानिक शक्ति प्राप्त है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के क्या पूर्ण समायोजन का प्रदान करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। भारत में चुनावों के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो इनमें से कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय एकता परिषद का मुख्य चिंता का विषय नहीं है। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय एकता परिषद की मुख्य चिंता का विषय नहीं है, तो आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर प्रश्न देखिए जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में जर्मनी ने फाइनल में स्पेन को हराकर अपना 8वां खिताब जीता, ध्यान रखिएगा। क्या कथन 1 सही है, तो बिल्कुल आप बोलिएगा हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। 2 में अर्जेंटीना ने भारत को हराकर कांस्य पदक जीता, आप लोग बोलिएगा कि जी भैया ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। 112 नंबर प्रश्न देखिए सूची 1 में क्या है, नियुक्ति। सूची 2 में क्या है, व्यक्ति। बताइए किसका नियुक्ति कौन करता है, शायद। देखिए क्या है, विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, किसको नियुक्त किया गया है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए ए में आपका है क्या है, अध्यक्ष CBIC, तो अभी जस्ट हम बताए हैं, तो इसका हो जाएगा आपका विवेक चतुर्वेदी। देखिए 2 में आपका है मुख्य सूचना आयुक्त CIC, ये आपका हो जाएगा राजकुमार गोयल। देखिए सी में आपका है राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, ये आपका हो जाएगा 4 में नितिन नवीन। 4 में हो जाएगा महानिदेशक BSF, ये आपका हो जाएगा परवीन कुमार, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। भैया थोड़ा सा वहाँ वीडियो रोकिएगा और थोड़ा सा याद कीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, बताइए किसने जीता था। तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपका फातिमा बोस यानी मैक्सिको के जीते थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनेस्को के सूचीबद्ध क्या निंगुल रीफ, जिसे हाल ही में एक विनाशकारी समुद्री
क्या हीट वेव के कारण लगभग 70% प्रवाल नष्ट हो गए हैं, किस देश में स्थित हैं? बताइए किस देश में आपका स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ध्यान रखिए कहाँ स्थित है? तो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे क्या है? किम्बर्ले प्रोसेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे किम्बर्ले प्रोसेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। हाँ ठीक है, क्या करना है? विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। ये कथन एक में वर्ष 2026 में किम्बर्ले प्रोसेस की अध्यक्षता करने से पहले इसके अध्यापक क्या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ये बिल्कुल आपका सही है। देखिए 2 में आपका भारत का तीसरी बार किम्बर्ले प्रोसेस की अध्यक्ष करेगा। ये भी बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। चलिए 116 नंबर प्रश्न बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहे क्या सुगंधित काली धन की किस्म के आदम चीनी के पुनर्द्वार का श्रेय मुख्य रूप से किस संस्थान के वैज्ञानिकों को प्रयास को दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, प्रयास को आपका दिया जाता है तो ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आपका दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। बताइएगा किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 विजेता घोषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, देखिए यांग सुआंग जी को। किसको किया गया है? यांग सुआंग जी को। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार घोषित किया गया है? तो यांग सुआंग जी को आपको किया गया था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में श्री स्थान गुनार्ग पर्तगाली जीवोत्तम मठ 550वें वर्ष उत्सव के दौरान भगवान राम की 70 फीट ऊंची कंस्य प्रतिमा का अनावरण किया था? तो ये आपका हो जाएगा गोवा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 109 नंबर। देखिए वैश्विक पर्यावरण आउटलुक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या वैश्विक पर्यावरण आउटलुक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला कि कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय क्या है? नैरोबी केन्या में है, जो कि 1 आपका बिल्कुल गलत है। 2 में 7वें और नवीनतम वैश्विक पर्यावरण आउटलुक GO7 का विषय एक फ्यूचर विज यूज है। ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा 120 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से हाल ही में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पर टूर ड्यूटी के लिए नियुक्त होने वाली पहली महिला क्या TTE बनी है? पहली महिला TTE बनी है, बताइए। तो ये आपको बनी है, कौन बनी है? तो ये आपका देखिए रसिता योल्मो बनी है। कौन बनी है? रसिता योल्मो बनी है, ध्यान रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न बताइए। हाल ही में इको क्या सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के कारण चर्चा में रहा क्या कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? बताइए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये आपका अरावली श्रृंखला का आपका हिस्सा है। ध्यान रखिए कौन है आपका? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। 22 नंबर प्रश्न बताइए। हाल ही में अधिकतम क्षमता वाले क्या हाल ही में अधिकतम अक्षमता वाले कलाकार ने टर्नल पुरस्कार जीता है। टर्नल पुरस्कार कौन जीता है? तो आपका नैना कालू जीते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 23 नंबर प्रश्न देखिए व्यक्ति है उपलब्धि है। चलिए मिलान कीजिए, इसमें बताइए कि कितने आपका इसमें से जो है सम्मिलित हैं, कितने इसमें आपका सम्मिलित हैं। देखिए एक तो आपका रवीना टंडन क्या है? पीटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2025, ये आपको बिल्कुल सही सम्मिलित है। 2 में सुप्रिया साहू चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। 3 में डोनाल्ड ट्रंप पहला फीफा पीस प्राइज, ये आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों आपका बिल्कुल सही सम्मिलित हैं। 124 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का सबसे युवा नगर
पालिका अध्यक्ष और इस पद को संभालने वाली क्या जनरेशन रेड की पहली प्रतिनिधि बनी है। पहली प्रतिनिधि आपका बनी है, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन बनी है, तो ये आपका बनी है, देखिए दिया बानो पालिका कंडम बनी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 125 नंबर प्रश्न है, गुजरात में हाल ही में अपना टाइगर स्टेट का दर्जा वापस लिया है क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघ की उपस्थिति की पुष्टि की है, अस्थायी उपस्थिति की है। तो ये आपका किया कौन सा, देखिए रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, आवारा कुत्तों को बढ़ते खतरे से निपटने और सर्वोच्च न्यायालय का क्या दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में एक पायलट पहल रूप में पहले डॉग क्या है सेंचुरी का उद्घाटन किया है। सेंचुरी का उद्घाटन आपका किया है, तो ये आपका पंजाब की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 127 नंबर प्रश्न, किसने 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है और इस प्राइज में अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। देखिए किसने 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता और इस प्रक्रिया में अपना कैरियर क्या ग्रैंड स्लैम पूरा किया। तो आपका कार्लोस अल्कराज किए हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए, दीव के घोघला के बीच आयोजित दूसरे खेलो इंडिया के बीच गेम्स 2026 का समग्र चैंपियन कौन सा बना। क्या है, दीव के घोटाला बीच पर आयोजित दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का समग्र चैंपियन कौन सा राज्य बना है। तो आपका कर्नाटक ये राज्य बने हैं, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत विस्तार निम्नलिखित में से सबसे अच्छी क्या तरह परिभाषित करता है। तो ये आपका करता है किसानों के लिए एक बहुआयामी AI आधारित डिजिटल सलाहकार मंच। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए टिकाऊ शीतलन और पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली में नेतृत्व के लिए किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को प्रेरणा करवाई और श्रेणी के तहत UNEP चैंपियन ऑफ द मंथ 2025 में नामित किया गया है। किसे किया गया है, तो ये आपका सुप्रिया साहू को किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो राजगीर का प्रसिद्ध के मलमास मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। बताइए, राजगीर में प्रसिद्ध मलमास मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका 3 वर्षों में ये पर आपका ये कौन सा मेला है, मलमास मेला आपका लगता है, हर 3 साल में एक बार। बताइएगा, कथन है और निष्कर्ष है और निष्कर्ष 2 है। मतलब क्या है, उत्तरी बिहार में हिमालयी नदियों जैसे कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा जैसे लाए गए अपसादों से लगातार समृद्ध होता रहता है। ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष 2 में है, उत्तरी बिहार में मिट्टी आमतौर पर दक्षिण बिहार की मिट्टियों की तुलना में नई है। निष्कर्ष 2 है, एक नए निक्षेपण के कारण के साथ उत्तरी बिहार में मिट्टी का क्या है लक्षण बदल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष आपका सही है। निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर प्रश्न, बताइएगा, विधापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही। किसका बारे में, विधापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में है, देखिए, ओइनावार राजवंश के राजा शिव सिंह रूपनारायण के उनके संरक्षक थे, बिल्कुल सही है। 2 में है, उन्हें व्यापक रूप से मगध के कवि कोकिल के नाम से जाना जाता था, ये आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 में, उन्होंने बागे पदावली की रचना और जो राधा और कृष्णा के प्रेम पर आधारित एक भक्ति गीत काव्य है, ये आपका बिल्कुल सही है। 4 में है, देखिए,
ब्रजबुली के नाम से जानी जाने वाली क्या साहित्य भाषा का उदय विद्यापति के लेखन शैली का प्रभाव से हुआ है? ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो विद्यापति के संबंध में 1, 3 और 4 आपका सही है। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिहार पुलिस चक्र ऐप को मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? तो बिहार पुलिस चक्र ऐप को मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? तो बताइएगा किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है। तो आपका पुलिसकर्मियों द्वारा क्या अपराधियों को डिजिटल ट्रैकिंग और पहचान के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 135 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का पहला आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त प्राकृतिक हाथी गलियारा कौन सा है? बिहार का पहला आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त प्राकृतिक हाथी गलियारा कौन सा है? तो ये आपका जम्मू झाझा चकाई गलियारा है, ध्यान में रखिए। कौन है? जम्मू झाझा चकाई गलियारा है, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिहार वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% हिस्सा क्या वनावरण के अंतर्गत आता है, ये जो कि आपको बिल्कुल सही है। कथन 2 में बिहार भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.7 हिस्सा पेच्छावरण के अंतर्गत आता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनके खेलों के युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है बताइए, श्रेयसी सिंह क्या कहते हैं, कितने सम्मिलित हैं? देखिए पहला तो आपका बिल्कुल गलत है भैया, श्रेयसी सिंह जो है आपका ये रग्बी नहीं खेलते थे, ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए आंशिका कुमारी, क्या आंशिका कुमारी ये भी कैरम ये आपका नहीं खेलते थे। देखिए अगर श्रेयसी सिंह की बात करेंगे तो वो देखिए पस एक शूटर हैं, क्या ये श्रेयसी सिंह एक शूटर हैं। और आंशिका कुमारी, ये अंशिका कुमारी क्या खेलते थे? तो अंशिका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलियन में खेलते, गोल्ड कोस्ट में कुछ खेल होता होगा। देखिए इसी में रश्मि कुमारी क्या है, तीरंदाजी, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। श्वेता शाही भी आपका बिल्कुल जो है सो चालूंग, ये भी गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से आपको क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी युग्म आपका सही सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। 138वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से बिहार में शाकाहारी आंदोलन का जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है? मतलब निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से बिहार में शाकाहारी आंदोलन के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो मान्यता आपका प्राप्त है तो ये आपका हो जाएगा ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा को, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। 139 नंबर पर हम बताए, बिहार कैबिनेट ने कहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का CIASF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र RTC की स्थापना के लिए 110 एकड़ भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी है? तो ये आपका दिए हैं किशनगंज में, ध्यान रखिएगा। 140 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है निष्कर्ष है, निष्कर्ष 2 है। क्या बोल रहा है कथन में, सेवा क्षेत्र के GSDP के सबसे बड़ा योगदान देता है जबकि अधिकांश कर्मचारी अभी भी कृषि से जुड़े हैं। निष्कर्ष 1 में क्या दिया हुआ, बिहार का अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण पूरा हो गया है। ध्यान रखिए निष्कर्ष 2 में है, बिहार के पहले कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक पश्चात अर्थव्यवस्था का संक्रमण पूरा कर लिया है। ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा सही निष्कर्ष हो गया है, ध्यान रखिएगा इसमें सही निष्कर्ष आपका जो है देखिए आपका हो जाएगा, देखिए दोनों निष्कर्ष आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए मैथ आ गया भैया, मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए कितना मज़ा आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। देखिए कितना है, 735 है, उसके बाद 698 है, उसके बाद 664 है, उसके बाद 633 है, उसके बाद 33 के बाद कितना आ जाएगा, देखिए 64 33, उसके बाद 605 हो जाएगा, यहाँ पे 605, उसके बाद 580। अब इसे इसे करते जाइएगा ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना का गैप है आपका, 37 का गैप है।
इसमें आपका 34 का गैप है, इसमें आपका 31 का गैप है, इसमें आपका 28 का गैप है, इसमें आपका 25 का गैप। कितना गैप बच रहा है? तो आपका यहाँ देखिए 3 का गैप बच रहा है, 3 का गैप बच रहा है, 3 का गैप बच रहा है, 3 का गैप, 3 का गैप बच रहा है। ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए भैया, यानी 3 का अंतर है, तो यानी 605 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ 605 लगाए थे ना। चलिए जैसे आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 142 नंबर प्रश्न है। देखिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 नंबर का आंसर आपका क्या आंसर हो जाएगा? 146 नंबर का आंसर आपका, इधर आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 147 नंबर का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 147 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 नंबर का आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा है भैया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा छोटा सेट किए हैं क्योंकि इसका आंसर की मेरे पास सोल्यूशन नहीं था।